दिन भर की खबरें, दुनिया भर की खबरें बीबीसी पर, बीबीसी की दुनिया में। बीबीसी दुनिया में आज देखिए, सैन्य कार्रवाई के बाद कैसा है नागोर्नो काराबाख का हाल। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच दशकों से विवाद में रहे नागोर्नो काराबाख के उजड़े और वीरान इलाके में पहुंची बीबीसी की टीम। दिखाएंगे वहां से खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। नागोर्नो काराबाख की बात करेंगे कवर स्टोरी में, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। यूक्रेन के खार्किव में रूस का बड़ा रॉकेट हमला, कम से कम 50 लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसे रूसी आतंक करार दिया। भारत में कनाडा के राजनयिकों की संख्या होगी कम। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि कनाडा के राजनयिकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये संख्या कम होगी। एशियन गेम्स के 12वें दिन भारत ने जीते 3 गोल्ड मेडल। तीरंदाजी में मेंस और विमेंस कंपाउंड टीम को मिला गोल्ड, लेकिन महिला हॉकी में निराशा। सेमीफाइनल में चीन ने 4-0 से हराया। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कवर स्टोरी में नागोर्नो काराबाख की बात करने से पहले बात करते हैं यूक्रेन की, जहां हुए एक ताज़ा रूसी हमले में कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि देश के पूर्वी हिस्से में एक गांव पर रूस ने रॉकेट से हमला किया है। अधिकारियों के अनुसार खार्किव के इलाके में रोजा नाम के गांव में एक कैफ़े और एक दुकान रॉकेट हमले की चपेट में आ गए। यहां किसी समारोह के लिए कई लोग जमा थे। मृतकों में एक 6 साल का बच्चा भी शामिल था। तबाह इमारतों के बीच राहत एवं बचाव का काम किया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को रूसी आतंक करार दिया है। इस इलाके में पिछले कई हफ्तों से भीषण लड़ाई जारी है। रूस उन इलाकों को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो उसके हाथ से निकल गए थे, लेकिन ये पिछले कई महीनों में अब तक का सबसे घातक हमला है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं कीव में मौजूद बीबीसी संवाददाता जेम्स वाटरहाउस। यूक्रेन रोज मिसाइल हमलों का सामना करता है, लेकिन ये हमला उससे अलग लग रहा है। ऑफिशियल ऑनलाइन चैनल्स पर इससे जुड़े वीडियो दिख रहे हैं, जिनमें एक छोटे से गांव रोजा में मलबे में कई शव दिखाई दे रहे हैं। इस गांव में केवल कुछ 100 लोग रहते हैं और ये उत्तर पूर्वी खार्किव के इलाके में पड़ता है। जंग के मोर्चे से ये गांव महज 30 किलोमीटर दूर है, इसलिए इस इलाके में लोगों के लिए गोलाबारी और हमला नई बात नहीं है, लेकिन ये हमला बेहद जानलेवा साबित हुआ है। ये एक सिविलियन इलाके को निशाना बनाकर किया गया हमला लग रहा है। अब बात आज की कवर स्टोरी की। पिछले कुछ दिनों से अजरबैजान और आर्मीनिया सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह है दशकों से विवाद में रहा नागोर्नो काराबाख का इलाका, जहां की सूरत पूरी तरह से बदल गई है, जिसकी वजह से आर्मीनियाई मूल के लोग वहां से भाग रहे हैं। ये 2 हफ्ते से कुछ दिन पहले की बात है, जब अजरबैजान ने ज़बरदस्त सैन्य कार्रवाई कर नागोर्नो काराबाख के विवादित पश्चिमी इलाके से आर्मीनियाई अलगाववादियों की मौजूदगी ख़त्म कर दी थी। वीरान पड़ा ये इलाका क्षेत्रीय राजधानी खान कैंडी का है, जिसे आर्मीनियाई लोग स्टेपन कैट के नाम से जानते हैं। यहाँ रहने वाले करीब 1,20,000 की आर्मीनियाई आबादी भागकर सीमा के दूसरी तरफ आर्मीनिया चली गई है। यहाँ अजरबैजान की सेना ने अलगाववादी ताकतों पर तेज़ी से काबू पा लिया था। अजरबैजान की सरकार का अभी भी ये कहना है कि जो आर्मीनियाई अजरबैजान के झंडे के नीचे रहने के लिए तैयार हैं, उन्हें यहाँ रुकने की इजाज़त है। लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ से गए लोग अब वापस लौट कर आएंगे। बीबीसी के डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट पॉल एडम्स ने बीते कुछ दिन नागोर्नो काराबाख में बिताए, जहाँ अजरबैजान के अधिकारियों ने बीबीसी को प्रेस टूर पर बुलाया था। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। ये तूफान के बाद ठहराव जैसा है, एक ऐसे इलाके में जहां दशकों तक संघर्ष हुआ। तो क्या वहां आखिरकार शांति कायम हो गई है, और किस कीमत पर? अजरबैजान की ताबड़तोड़ कार्रवाई के 2 हफ्ते बाद हमें उन बंकरों और खाइयों में ले जाया गया जो आर्मीनियाई विद्रोही छोड़कर गए हैं। ये दौरा अजरबैजान के अधिकारियों के नियंत्रण में है। हम वही देख पा रहे हैं जो वो हमें दिखा रहे हैं।
आर्मीनियाई जल्दबाजी में गए, जिसके संकेत यहाँ नजर आते हैं, लेकिन लड़ाई के कोई निशान नहीं। ये अजरबैजान के हमले से 10 दिन पहले के लॉगबुक रिकॉर्ड हैं। 3 साल तक यही फ्रंट लाइन थी। आर्मीनियाई विद्रोहियों का इस तरफ नियंत्रण था, घाटी में नीचे उनका शहर था जिसकी वो निगरानी करते थे, और आजेरी मिलिट्री का उधर पहाड़ के ऊपर शूशा पर नियंत्रण था। लेकिन 24 घंटे के भीतर पूरी तरह तस्वीर बदल गई। ये फ्रंट लाइन से एकदम गायब हो गई है और अब सब तरफ खामोशी है। हम नीचे सड़क पर पहुंचे जिसका आर्मीनियाई नागरिक इस्तेमाल करते थे। वो जल्दबाजी में भागे थे। यहाँ खौफनाक पलायन की झलक नजर आ रही है। महीनों तक यहाँ नाकाबंदी और भय बना रहा। आर्मेनियंस ने अपने दुश्मनों के आने का इंतजार नहीं किया। अजरबैजान के इस नागरिक का कहना है कि यह उन्हीं की पसंद थी। हमें इस बात का खेद है कि अधिकतर आर्मेनियाई आबादी ने जाने का फैसला किया। इस मामले में हम उनकी पसंद का सम्मान करते हैं और वहाँ रहने वाले अधिकतर लोग अजरबैजान के लोगों से नफरत करते हैं। उनका कहना था कि वो अजरबैजान के झंडे तले नहीं रह सकते। क्या आपको लगता है कि 30 साल पुरानी ये कहानी अब खत्म हो गई है? हम उम्मीद करते हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच ये 200 साल पुराना संघर्ष अब खत्म हो गया है। अजरबैजान के लोग शांति चाहते हैं। रूसी शांति रक्षक यहाँ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन कब तक? अब पूरा इलाका अजरबैजान के नियंत्रण में है। ऐसे में उनका अब यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन नए अधिकारियों के लिए यहाँ बहुत काम है। जिन इलाकों को इससे पहले वापस लिया गया, वहाँ अजरबैजान बिजली, सड़क और बाकी चीज़ों में भारी निवेश कर रहा है। लाचीन में नजाफोव परिवार उस घर में लौटा है जो 31 साल तक आर्मीनिया के कब्जे में था। इसे दोबारा बनाया गया है। आज यहाँ तूफान आया है, लेकिन ये परिवार यहाँ रोमांचित लग रहा है। 27 साल तक मैं हर दिन सुबह उठकर यही कहता था कि हम वापस जा रहे हैं। वापस आना किसी सपने जैसा था। हमारे सैनिकों और राष्ट्रपति का शुक्रिया कि हम यहाँ वापस आ पाए। अजरबैजान को लगता है कि इतिहास उसके पक्ष में है। यहाँ गर्व की अनुभूति है, लेकिन ये काफी संवेदनशील भी है। छोड़े गए आर्मीनियन शहर को हम बस इतनी दूर से ही देख पाए। ये है स्टेपन केट, जिसे अजरबैजान खन केंडी कहता है। हमारे मेज़बानों पर यह मानवीय त्रासदी का आरोप है और वो यहाँ की सूनी सड़कें हमें दिखाने के लिए राजी नहीं थे। आज अजरबैजान और आर्मीनिया के राष्ट्रपति स्पेन में मिलने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले ही दोनों की ये बैठक रद्द हो गई। और जानकारी दे रही हैं आर्मीनिया की राजधानी येरेवान से बीबीसी संवाददाता रेहान दिमित्री। अजरबैजान के राष्ट्रपति का इस बैठक से हट जाना काफी अप्रत्याशित है। उन्हें स्पेन में आज मुलाकात करनी थी। अजरबैजान के मीडिया ने इसकी वजह बताई है कि बातचीत में तुर्की की मौजूदगी पर अजरबैजान ने जोर दिया था। बाकी पक्षों में शामिल थे फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमें पता है कि आर्मीनिया के नेता स्पेन में थे। उन्होंने एक बयान भी जारी किया था जिसमें कहा गया था कि वो शांति वार्ता से संबंधित दस्तावेज पर दस्तखत करने के लिए राजी हैं। उन्होंने इस बैठक के ना होने पर निराशा भी जताई। हमने पॉल एडम्स की रिपोर्ट में सुना कि उन्हें स्टेपनकर्ट शहर में नहीं जाने दिया गया, लेकिन इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी को वहां जाने दिया गया और ये शहर वीरान लग रहा था। आइए एक नज़र डालते हैं यहाँ के घटनाक्रम पर और समझते हैं कि बीते कुछ हफ्तों में यहाँ क्या हुआ। 20 सितंबर को नागोर्नो काराबाख ने अजरबैजान के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद अजरबैजान की सेना ने आक्रामक कार्रवाई करते हुए 24 घंटे की लड़ाई लड़ी, जो तब खत्म हुई जब काराबाख के स्थानीय लड़ाकों ने हथियार डालने और अपने संगठन को ख़त्म करने की शर्त मान ली। अजरबैजान की सिक्योरिटी सर्विस ने इसके बाद से नागोर्नो काराबाख के कई पूर्व नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है और आर्मीनियाई नस्ल के लोग वहाँ से लाचीन कॉरिडोर के रास्ते भाग निकले। वहाँ से निकलकर आर्मीनिया जाने का यही एक अकेला रास्ता है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि नागोर्नो काराबाख दुनिया में सबसे लंबे चले संघर्षों में से एक है। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच 1980 के दशक के आखिर में और 90 के दशक की शुरुआत में इस इलाके पर अधिकार को लेकर खूनी जंग हुई, जिससे आगे और हिंसा भड़कती गई। ये इलाका ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच पहाड़ों में स्थित है। जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का सवाल है तो इसे अजरबैजान का ही हिस्सा माना जाता रहा है, लेकिन इसके बड़े हिस्से पर बीते 3 दशकों से आर्मीनियाई लोगों का नियंत्रण रहा है।
और अब बात चक्रवात कोइनू की। चक्रवात कोइनू का लैंडफॉल आज ताइवान के दक्षिणी हिस्से में हुआ। इस तूफान की वजह से इलाके में हवा की रफ्तार 340 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब पहुंच गई। इस तूफान की वजह से ताइवान में एक शख्स की मौत की खबर है। कोइनू का मतलब जापानी भाषा में पपी होता है। इस तूफान की वजह से करीब 200 लोग घायल हैं। 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। स्कूलों को भी बंद करना पड़ा। कई जगहों पर ऑफिस भी बंद हुए। इसके कारण सड़कों पर यातायात भी बाधित हुआ है। अनुमान ये है कि ये तूफान यहाँ से दक्षिणी चीन की ओर बढ़ेगा और फिर हांगकांग पहुँचेगा और ऐसा माना जा रहा है कि हांगकांग से ये कमज़ोर होना शुरू होगा। इस तूफान से प्रभावित इलाकों में भारी नुकसान की खबरें आ रही हैं। इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हांगकांग में मौजूद बीबीसी संवाददाता मार्टिन येप। ऑर्किड आइलैंड, जहां इस तूफान की वजह से 342 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, बताया जा रहा है कि वहां 90% फिशिंग बोट्स या तो पलट गई हैं या डूब चुकी हैं। ताइवान के दक्षिणी सिरे पर सुबह लैंडफॉल के बाद से ये तूफान बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल इसकी आगे बढ़ने की रफ्तार बस 6 मील यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, साउथ चाइना सी की ओर। अब ये दक्षिणी चीनी मेनलैंड पर दस्तक देगा। चीन के फुजियान प्रांत में इस खतरे को देखते हुए कई शहरों में सब कुछ बंद किया जा रहा है। और अब बात फ्रांस की, जहां आजकल खटमलों की दहशत फैली हुई है। इस देश में बहुत ज़्यादा खटमल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो और कहानियों से घबराहट और बढ़ गई है। ऐसे हालात में सरकार ने मामला अपने हाथ में लेते हुए खटमलों के प्रसार से निपटने के लिए एक योजना बनाने का वादा किया है। देखिए ह्यू स्कॉफील्ड की ये रिपोर्ट। एक कीड़े को पकड़ने के लिए एक कुत्ते की मदद। पेरिस के इस फ्लैट में कीड़ों की भरमार हो गई है। इन्होंने हाल इतना बुरा कर दिया है कि इसके मालिक को अपना बिस्तर बाहर फेंकना पड़ा। इस जगह को स्टीम देकर साफ कर दिया गया है और अब ये ट्रेंड खोजी कुत्ता चेक कर रहा है कि कहीं कोई खटमल बचा तो नहीं है। ये परेशान करने वाली बात है क्योंकि आप उन्हें देख नहीं सकते। वो रात में बाहर निकल आते हैं। आप देखिए, मैं फर्श पर सो रहा हूँ और जानता हूँ कि शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े फर्श से निकल कर आ रहे हैं और मुझे काट लेंगे। इसके साथ जीना मुश्किल है। तो सारा मामला इससे जुड़ा है। ये सिमैक्स लेक्टुलोरिस है जो आम खटमल है। इस कैप्सूल के अंदर 3 जिंदा खटमल हैं। वैसे जो काले धब्बे दिख रहे हैं वो उनका मल है। और ये दिलचस्प है क्योंकि अगर मैं यहाँ कैप्सूल के आखिर में अपनी उंगली रखता हूँ जहाँ एक तरह से एयर पैसेज है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं। वो मेरे शरीर को सूंघ सकते हैं। उन्हें खून चाहिए। यहाँ वो खुशकिस्मत हैं। कुत्ते ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन पूरे शहर में ऐसे मामलों से महामारी जैसी स्थिति बन गई है। पेस्ट कंट्रोल कंपनियां मोटा पैसा कमा रही हैं और सिर्फ बिस्तरों पर ही खटमल दिखाई नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया से अपुष्ट खबरें मिली हैं कि मेट्रो ट्रेनों और सिनेमा घरों में भी खटमल घूम रहे हैं और अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक सांसद ने सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए संसद में खटमल से भरा कैप्सूल लहराया। तो क्या ये खटमलों का हमला है? वैसे हाँ, इंटरनेट निश्चित रूप से चिंता बढ़ा रहा है। लेकिन फ्रांस के मार्सेई शहर में कीड़े मकोड़ों पर रिसर्च करने वाले प्रमुख मेडिकल रिसर्च सेंटर के विशेषज्ञ जानते हैं कि ये असल में बड़ी समस्या है। इनकी तादाद बढ़ रही है और इसकी वजह इंसान खुद हैं। 1950 में दुनिया में 2 अरब लोग थे। आज 8 अरब हैं। याद रखिए, खटमल इंसानों के खून पीकर ही जिंदा रहते हैं। तो जब ज्यादा लोग होंगे और ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इससे जाहिर तौर पर खटमलों को मदद मिलती है। खटमलों के डर को कम करने का एक तरीका है उन्हें अपने काम करते देखना। वो भयानक लग सकते हैं लेकिन वो असल में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। तो बेरेंगर ने अभी मेरे हाथ पर एक खटमल रख दिया। ये बहुत छोटा है। मैं इसे देख सकता हूँ या मुश्किल से देख सकता हूँ। मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये कैसे मेरा खून पी रहा है। इसका फ्लोरेसेंट हरा रंग बदलकर ब्राइट रेड हो गया है। अब तक कोई ज्यादा असर नहीं दिख रहा। बस मुझे थोड़ी खुजली हुई और खटमल भी खुश। भारत में आज से पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो गया है और पहले मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 9 विकेट से हरा दिया। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक में लोग इस खेल से जुड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियों में भी इस खेल का जुनून है। ऐसी ही एक कहानी पंजाब के छोटे से गांव से, जहां लड़कियां ना सिर्फ क्रिकेट खेल रही हैं बल्कि वो रूढ़िवादी सोच को भी तोड़ रही हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन की रिपोर्ट। क्रिकेट का मजा लेते हुए
ये गुलाब क्रिकेट एकेडमी की प्लेयर्स हैं। सभी लड़कियां, सभी पड़ोसी गांव से और सभी दिलदार। ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर लड़कियों को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। ये किस्मत वाली हैं जो इन खेतों के बीच बनी क्रिकेट पिच पर खेल रही हैं। हरसिमरत कौर 4 साल पहले टीम की शुरुआत से ही इसका हिस्सा हैं। वो जुनून के साथ खेलती हैं और कुछ बड़ा करने का सपना देखती हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैं इंडिया की जर्सी डालकर खेल रही हूँ। अगर मैंने कोई 6 लगाया, विकेट ली, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, मैंने इंडिया के लिए 6 लगाया, अब मेरे इतने स्कोर हो गए। मैं सोच रही हूँ, मुझे एक ही चीज़ फील होती है कि भाई मैं इंडिया की टीम के लिए आज नहीं खेल रही, पर कभी खेलूंगी। यहाँ इन लड़कियों के क्रिकेट खेलने के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। वो परंपराओं को तोड़ रही हैं। वो पिच के अंदर और बाहर दोनों जगह अपना आत्मविश्वास बढ़ा रही हैं। और लड़कियाँ क्या कर सकती हैं, इसे लेकर भी वो लोगों की मानसिकता बदल रही हैं। गुलाब सिंह शेरगिल एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास अवसर और संसाधनों की कमी थी। इसलिए उन्होंने इन लड़कियों को सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। उन्होंने इन बहादुर लड़कियों की टीम बनाई, इन्हें निःशुल्क ट्रेनिंग देकर। इंडियन गांवों की, विलेजेस की बात करें तो जो लड़की होती है, पहले तो हमारे गांव के लोग परमिशन नहीं देते लड़कियों को खेलने की। ज़्यादातर बहुत से पेरेंट्स देते भी हैं, मतलब ज़्यादातर गांवों में नई लड़की को ओनली स्कूल तक ही रखा जाता है। दिन में कुछ घंटों के लिए ये सामाजिक दबाव से आज़ाद होती हैं और अपना बचपन जीती हैं। और मिलिए नन्ही भेड़ रोजी से, जिसका एक पैर टूटा हुआ है, लेकिन इंग्लैंड की एक एनिमल सैंक्चुरी में उसे नई जिंदगी मिल गई। उसे चलने में मदद करने के लिए पहियों के एक सेट से बांध दिया गया है। उम्मीद है कि फिजियोथेरेपी के बाद एक दिन वो फिर से अपने पैरों पर चल सकेगी। आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही।